हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही यूनिक होने वाला है क्योंकि आज मेरे साथ है प्रतिभा। और प्रतिभा के बारे में यूनिक क्या है कि अभी तक जितने भी मैंने पॉडकास्ट किए वो लोग मेरे सब्सक्राइबर थे जिनसे मैंने कहीं ना कहीं बात की और उनको कुछ ना कुछ मैंने अपना पर्सपेक्टिव दिया, डिसीजन उन्होंने लिया, समहाउ मैंने गाइड किया। लेकिन प्रतिभा के केस में एक यूनिक चीज है कि उन्होंने अपना डिसीजन खुद लिया। उन्होंने मेरे कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं देखे। बट वो इंडिया आने के बाद उन्हें समहाउ मेरा वीडियो कहीं से मिला और उन्होंने जब देखा कि मैं लोगों की जर्नी शेयर कर रहा हूँ और पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो उन्होंने खुद मुझे रीच आउट किया कि चलिए, वो अपनी जर्नी बताना चाहती हैं, कुछ ना कुछ आपको इस जर्नी में यूनिक मिलेगा। क्योंकि उन्होंने यूएस में 10 से ज्यादा साल बिताने के बाद उसके बाद इंडिया आने का डिसीजन लिया। और यूएस से 10 साल बाद इंडिया आना इतना इजी नहीं, किसी और कंट्री से शायद इजी हो सकता है लेकिन यूएस में आना इतना इजी नहीं होता, यूएस से आना। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। हाय प्रतिभा, हाउ आर यू? Hi everyone. I'm good. How are you? Thank you for having me here, Hemanji. थैंक यू, थैंक यू। एंड और मैं लोगों को ये बता दूं कि इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जो ये यूएस में चलाते थे। वो उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीपल कैन विजिट देयर। बट अब मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे सीधा स्टार्ट करते हैं। प्रतिभा जी, आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और इन यूएस मूव होने से पहले आप कहाँ रहते थे, क्या जॉब थी आपके, आपके हस्बैंड की, या कोई बच्चा था, उस वहां से स्टार्ट करिए। मैं बेसिकली जयपुर से हूँ और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप जयपुर हूँ और मेरी हस्बैंड की फैमिली जो है वो नोएडा से है। और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी यूएस में थे जब मैं उनसे मिली। मेरी शादी हुई और शादी के बाद मैं सीधा मतलब जस्ट शादी के बाद मैं सीधा यूएस मूव हो गई। और इंडिया में मेरा ऑलमोस्ट 7 इयर्स का इससे पहले वर्क एक्सपीरियंस था। नॉट 7 इयर्स, 3-4 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस था। और आई वॉज इन एचआर मैनेजर इन ए वेरी गुड कंपनी। और मेरा अच्छा खासा स्टेबल लाइफ थी, सब कुछ स्टेबल था। तो मतलब थोड़ा सा था कि चलो एकदम से यू सब कुछ छोड़ के यूएस जाना, पर सबको एक्साइटमेंट होता है कि बाहर की कंट्री। और मुझे लगा कि चलो लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स सी। एंड माय हस्बैंड वाज रियली वेरी सपोर्टिव एंड ही वाज लाइक कि ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो हम वापस भी आ सकते हैं। सो ही वाज वेरी ओपन फ्रॉम दैट, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो उनका ऐसा नहीं था कि उनको भी वहीं रहना है। तो वो वहां पे थे, वो भी 2012 में गए थे और 2014 में हम लोग की शादी हुई थी। तो वो भी काफी अच्छे प्रोफाइल में थे। वो भी मतलब ऑब्वियसली उनका भी जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी यूएस में वो बहुत ही एक्सेप्शनल थी। तो ऑब्वियसली उनको भी जाना अच्छा ही लगा रहा था वहां पे। तो हम लोग गए वहां पे एंड अच्छा था। शुरू में मुझे काफी अच्छा लग रहा था बिकॉज ऑब्वियसली आप यूएस जाते हो, एकदम एक्साइटमेंट होता है, सब कुछ क्लीन क्लीन, सब कुछ green and vibes are sub like people are very happy, all relatives and everybody's like, oh wow, you're going to US, you're excited and all. तो मुझे लगा कि ठीक है, देखा जाएगा वहां जाके कैसा रहता है, जॉब छोड़ के जाना, ये सब करना। एंड वहां पे जब मैं पहुंची और जब मेरा मतलब लाइक आफ्टर 1 मंथ आई गॉट टू नो कि आई एम नॉट अलाउड टू वर्क हियर। बिकॉज मैं जिस वीजा पे गई थी वो H4 वीजा था, जो कि डिपेंडेंट वीजा है, जिसमें आप अलाउड नहीं होते वर्क करने के लिए। एंड आई वॉज लाइक टोटली डिवास्टेटेड। मुझे लगा ये कैसे, मतलब मैंने इतनी इंडिपेंडेंट लाइफ जी है, मैं पूरी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रही हूँ फ्रॉम लाइक लास्ट 5 to 6 years, एंड देन सडनली ये ऐसे कैसे। सो सबने मुझे समझाया कि यू कैन ऑब्वियसली यूएस फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन सी हाउ इट गोज। एंड इवन माई हस्बैंड सेड कि इफ यू आर रियली कीन we can go to India, and if we feel like I can come on a different visa. Like he was on H1B and he said we can come on L1A, जिसमें L1 में आपको स्पाउस को अलाउड होता है वर्क करने के लिए। तो मुझे लगा कि लेट्स सी। फिर हम लोग यही ट्रैवल वगैरह करते थे। एंड देन आई थॉट दे आई गॉट टू नो अबाउट ए कोर्स in UCSC extension, which is like UCSC, University of California Santa Cruz extension. So वहाँ पे था कि आप अपना अगर आप कोर्स की स्टडी करते हो तो आपको you will get F1 OPT, that too only for 1 year. So मुझे लगा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर का ही मिलेगा, बट एटलीस्ट मुझे मिलेगा तो सही वर्क अपॉर्चुनिटी। अगर मैं यूएस में आई हूँ, एटलीस्ट आई शुड वर्क, राइट। तो मैंने वो कोर्स में एनरोल कर लिया। फिर आई चेंज माय वीजा फ्रॉम H4 to F1, व्हिच इज इटसेल्फ इज ए लॉन्ग प्रोसेस। तो मैंने कहा कि ठीक है। एंड उसमें स्टैंपिंग करवाना, जब भी आप इंडिया आते हो आपको स्टैंपिंग करानी पड़ती है। और लाइक सो इट्स ए टीडियस जॉब। बट मैंने कहा कि ठीक है, 1 ईयर के लिए भी मिले बट यू शुड डू। एंड वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप नॉन टेक में हो तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जॉब के लिए। टेकी पीपल की तो वहां पे बहुत डिमांड है, बट जब मैं एचआर में थी तो एचआर में ऑलरेडी वहां पे इतने लोग होते हैं,
तो उसमें फिर जॉब ढूंढना भी, क्योंकि अगर आप F1 OPT पे हो तो आपको जॉब मिलनी ही मिलनी चाहिए। और मुझे जो भी कंपनीज अप्रोच कर रही थी वो यही सोच रही थी या तो मेरे पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए तभी वो मुझे हायर करेंगी, या फिर मतलब अगर मैं आई एम रेडी टू बी विद द एजेंसीज जो H1B स्पॉन्सर करती हैं, तो वो भी एक बहुत ही इट्स लाइक ए डिफरेंट, टोटली डिफरेंट स्ट्रीम। उसमें मुझे कह रहे थे कि आप HR छोड़ के डिफरेंट टेकी कोर्स कर लो, लाइक आप स्क्रम मास्टर बन जाओ और प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाओ। सो आई वाज लाइक नो, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट HR, तो मैं ये सब नहीं करूंगी, मैं HR में ही करूंगी और जो होगा देखा जाएगा। एंड फिर मैंने 1 साल अपना पढ़ाई की और 1 साल के मुझे F1 OPT के बाद मुझे EAD मिल गया, तो उस पर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑल्सो। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वुड से कि उसी साल बैरक ओबामा ने वो रूल आ गया कि H4 EAD आर अलाउड टू वर्क। So 2015 I reached, and 2015 that came, and by that time I was on OPT itself, like मैं F1 OPT EAD पे ही थी, मतलब I had to start, and then that rule came. So then, but for that you had to have कि my husband has to have applied for green card, and if he applied then only you will get I-140, और I-140 के बाद आपको वो H4 EAD मिलता है। तो मेरे हस्बैंड ने ग्रीन कार्ड अलाउ नहीं किया था बिकॉज ही वेंट टू इन US 2012 के एंड में गए थे, वो भी तो ऐसा था नहीं कुछ रहने का भी, उनको भी इतना नहीं था। तो जब रूल आया तो मैंने कहा नहीं तुम जल्दी से अप्लाई करो बिकॉज अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू माय वर्क। तो फिर वही हुआ कि वो फ्लो सही चला, मतलब फॉर्चुनेटली मेरा EAD जब तक खत्म हुआ तब तक H4 EAD भी आ गया, एंड देन आई वाज एबल टू वर्क एंड ऑल। सो ये सब सही चल रहा था, बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वीजा का जो इशू है ना, फिर उसके बाद मैं वापस से जब 1 साल बाद EAD खत्म हुआ तो वापस मैं H4 पे आई, एंड H4 EAD पे फिर वो उसके अलग चैलेंजेस होते हैं। फिर ट्रम्प आ गया, ट्रम्प ने ये कह दिया कि H4 EAD को अलाउ नहीं करेंगे वर्क करना। तो मुझे लगा ये क्या है, मतलब मैं वीजा के पूरे इसमें चक्रव्यूह में घूमती जा रही हूँ, मैं रियली वर्क करना चाहती हूँ, आई रियली एंड रियली, मतलब जो लोग मुझे मिले जिन्होंने भी मेरी हेल्प की, दे आर ऑल लाइक यार यू आर रियली गुड इनटू HR। तो मुझे भी लग रहा था कि बीच बीच में जैसे ब्रेक आता तो मैं पढ़ाई करना शुरू कर देती थी। सो आई क्लियर लॉट ऑफ एग्जाम्स देयर, आई गॉट माई PHR सर्टिफिकेशन, SPHR सर्टिफिकेशन, जो कि कैलिफोर्निया के HR के बहुत फेमस सर्टिफिकेशन है, तो वो सब मैंने कंप्लीट किए। बट somehow I was feeling that's not the place I would like to survive. I have to go back to India. I have to freedom of mind, freedom of visa, because ये तो चलता रहेगा कि कब ग्रीन कार्ड आएगा, कब ये होगा, कब वो होगा, उसके उसमें ही फंसे रह जाओगे। So we are like let's move back, yeah. ओके, इसी पॉइंट पे मैं आपको रुकता हूँ और पहले ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप कैलिफोर्निया में किधर रहते थे? मैं रहती थी सिलिकॉन वैली में, सेंटा क्लारा। इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव इन एंटायर वर्ल्ड, नॉट इन US। Exactly. I lived there, so I know कि Silicon Valley is one of the best place to live and work. और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपके do you have kids which who are born there? उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? या हाँ, तो मेरी जब मैं 2015 में जब मैं EAD वगैरह सब सॉर्ट आउट हो गया, तो 2016 आई हैड माय डॉटर एंड शी वाज बोर्न हियर। एंड तो मतलब शी वाज आल्सो आई वाज फीलिंग लाइक कि जो एक इंडिया में एक बच्चे को एनवायरनमेंट मिलता है वो वहाँ पे मिसिंग लग रहा था मुझे। एक हम लोग इंडिया में कैसे ग्रो होते हैं, हमारे मामा चाचा नाना ताता सब लोग होते हैं, बच्चे को हर किसी का प्यार मिलता है, बच्चा उस एनवायरनमेंट में ग्रो होता है। तो मुझे ये चीज काफी फील हो रही थी। तो मुझे शुरू में थोड़ा सा ये क्लिक होने लग गया कि आई थिंक दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू रेज आवर किड्स एटलीस्ट। आई मीन हम लोग आगे बढ़ के हम लोग ने पूरा इंडिया में बेस बनाया, और उसके बाद जब हम यहाँ पे आए तो ठीक है, बट जो बच्चे का जो बेस है ना वो यहाँ पे वो इतना अच्छा नहीं बनेगा अगर हम लोग यहीं सर्वाइव करेंगे तो। सो वो चीज मेरे को भी कहीं ना कहीं रियलाइज हो रही थी। एंड ही वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव ऑफ माय डिसीजन। ही इज लाइक तुम्हें जो भी लगता है वी विल फिगर इट आउट। सो उस वजह से मुझे लग रहा था। एंड 2020 में जब कोविड हिट हुआ ना, सो दैट वाज द पॉइंट, टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ व्हेन आई डिसाइडेड कि नो मैटर व्हाट आई हैव टू गो बैक। मतलब उस टाइम के बाद तो मुझे बस लगने लग गया कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लिविंग हियर, योर फैमिली इज नॉट हियर, यू आर नॉट अलाउड टू मीट एनीबॉडी, यू आर एक कमरे में आप चार दीवारी में बंद हो गए हो और आप बस सिर्फ अपने ही मतलब अपने आप के बारे में ही खाली सोच रहे हो, और आप कुछ कर भी नहीं सकते ना अपनी फैमिली के लिए भी। आप वर्चुअली वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो और इतना ज्यादा वो हो जाता कि टाइम मैच नहीं कर रहा है। कई बार मेरे पेरेंट्स को मेरी हेल्प भी चाहिए तो भी मैं इतना कुछ नहीं कर पा रही थी। आई कैन वर्क हेल्प ऑनलाइन, बट मैं ऐसे नहीं ना फिजिकली उनके पास प्रेजेंट हूँ, उनको डॉक्टर के पास जाना है तो वो लेके जा सकूँ, ये सब चीजें मैं नहीं कर पा रही थी। तो वो सब चीजें मुझे थोड़ी सी अफेक्ट कर रही थी। आई थिंक वो वहां जाके मुझे ज्यादा रियलाइज हुआ। सो वी आर लाइक वी शुड ओके,
ओके, सो आपने अपने हस्बैंड का पर्सपेक्टिव शेयर किया, व्हिच इज़ वेरी गुड कि थ्रू आउट द जर्नी इट वाज़ वेरी सपोर्टिव। सेकंड, जो आपने मुझे बोला उसमें से मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, किड्स, क्योंकि मोस्टली लोग अगर उनका मन नहीं लग रहा है या दे आर नॉट लाइकिंग इट, स्टिल दे आर देयर बिकॉज़ ऑफ देयर किड। और आपने इसका जस्ट उल्टा बोला, जो कि मेरा भी थॉट प्रोसेस है, ठीक है? बहुत ही कम लोगों का होता है, रेयर होता है, शायद इसीलिए ये कम्युनिटी छोटी है लेकिन ग्रो बहुत जल्दी हो रही है, कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आपका किड का जो यूएस सिटीज़न है उसका फ्यूचर इंडिया में बेटर होगा? आप इस पे मुझे थोड़ा और बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता था? आपने एक बताया रिलेटिव वाला, वो एक एंगल है, और आपको, क्योंकि लोगों का ये पर्सपेक्टिव होता है कि स्टडी को लेके कि इंडिया में उतना अच्छा नहीं होगा जो यहाँ पे होगा, ये अपॉर्चुनिटी होगी। उस एंगल से आप मुझे बताइए, आपको आपका क्या थॉट प्रोसेस था इस एंगल में? मुझे तो लगता है कि इंडिया इज द बेस्ट, मैं आपको कैसे बताऊँ कि हर मैं इतनी ज्यादा इंडियनाइज्ड हूँ कि जो मुझे मिलता है, इवन यूएस में भी जो लोग मुझे मिलते हैं, दे वर लाइक यू आर सो इंडियन, यू आर सो इंडियन, यू गो बैक। ग्रेट तो टू हियर दैट। पॉसिबल ही नहीं था कि मैं कुछ और सोच पाऊँ। मेरी बेटी भी इंडियन खाना खाती है, वो इंडियन हिंदी में ही बात करती है, तो इवन वही सब चीजें मुझे अफेक्ट कर रही थी कि मैं इतनी ज्यादा इंडियनाइज्ड हूँ। मैं उसको इंडियन कल्चर में भी रेज कर रही थी, लेकिन जब वो बाहर स्कूल जाना शुरू किया उसने, तो इनिशियली जैसे हम लोग हिंदी में बात कर रहे थे, पर जैसे स्कूल जाना शुरू हुआ उसका इंग्लिश में बात करना शुरू हो गया। फिर वो मतलब वो ही उसको हो गया था कि मम्मा व्हाई डोंट यू स्पीक इन इंग्लिश। सो आई एम लाइक कि बेटा यू शुड लर्न हिंदी। लाइक अगर आप चाइनीज लोग को देखें, वो इतने ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, उनके बच्चे मैंडरिन क्लासेस जाते हैं, दे आर वेरी पर्टिकुलर, उनकी फैमिली में घर में पूरे टाइम मैंडरिन बोली जाती है। तो ये सब चीजें मैं चाहती थी कि उसको भी लगे, लेकिन ओवर द फ्यू इयर्स, लाइक वन शी बिकम 5 एंड हाफ, एंड आई एम लाइक शी इज नॉट द वे आई रियली वांटेड, एंड मुझे उससे काफी डिस्कनेक्ट फील होने लग गया था। ये चीज मुझे लग रही थी, अब मुझे लगता है बहुत लोगों को ये चीज नहीं फील होती। बहुत लोगों को लगता है कि ठीक है, बच्चा एज लॉन्ग एज बच्चा अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छी ग्रेड्स ला रहा है, हमें खुश होना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा था कि ओवर द इयर्स वो डिस्कनेक्ट बन रहा है, क्योंकि वो अमेरिकन बन रही है और मैं एकदम इंडियन बन रही हूँ, मतलब मैं राइट। तो मुझे लग रहा था कि थोड़े सालों बाद तो मैं उससे रिलेट ही नहीं कर पाऊंगी। वो ऐसी ऐसी बातें करेगी, वो वहाँ के लोगों के बारे में बात करेगी जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। मैं तो बस इंडिया के ही लोगों को जानती हूँ, और जो फेमस अमेरिकन है उन्हीं को जानती हूँ। तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और रही बात अपॉर्चुनिटीज की, तो अपॉर्चुनिटीज तो हर जगह है आज। अगर आप इफ यू हैव एबिलिटीज, इफ यू आर स्मार्ट, इफ यू आर इंटेलिजेंट, मुझे लगता है इंडिया में जितनी अपॉर्चुनिटीज है उतनी तो कहीं भी नहीं है। आप एग्जैक्टली। एंटरप्रेन्योरशिप, इतने एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में जितने तो मुझे लगता है पूरे सिलिकॉन वैली में भी नहीं होंगे। ये तो सोचना ही गलत है कि अपॉर्चुनिटीज, और जो एजुकेशन का बेस है वो इतना स्ट्रांग है इंडिया में। मुझे लगता है कि जो लोग सोचते हैं कि इंडिया में बहुत प्रेशर देते हैं या बच्चे बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ते हैं, तो वो तो जरूरी है ना बच्चों के लिए। अगर बच्चे एक साथ, अगर वो उनको नहीं सीखेंगे कि उनको एक साथ चीजें कैसे मैनेज करनी है, तो फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको बताती हूँ, मेरी बेटी प्राइवेट स्कूल में जाती थी, इवन वो हम पब्लिक में भी नहीं भेजते थे उसको, प्राइवेट में जाती ओके। थी, वॉज रियली वेरी ओके। एक्सपेंसिव। इवन स्टिल हम लोग हैप्पी नहीं थे, एटलीस्ट आई वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि मुझे लगता था कि प्राइवेट में इतना पैसे देने के बाद भी वो एजुकेशन ही नहीं मिल रही है उसको। फिर भी इतना फ्री रखते थे उसको। अगर कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं तो वो गेम्स खेलती थी कंप्यूटर क्लास में। यहाँ पे मैं इसको, लाइक हैदराबाद में जो स्कूल में है, शी स्टिल, अभी शी इज इन सेकंड ग्रेड, शी नोज हाउ टू डू कोडिंग। उसको अभी से कोडिंग के पूरे कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, उसको अभी से इतनी चीजें सिखा दी गई हैं। मुझे लगता है कि वो सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और दूसरी चीज जो होती है कि मुझे वही था कि रही बात जो एजुकेशन की, तो इंडिया में जो मुझे लगता है कि आजकल जो इंटरनेशनल करिकुलम भी है, सीबीएसई भी है आजकल, तो मतलब इंडिया में आप चाहो तो बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो आप अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको इंटरनेशनल कोई ट्यूटर चाहिए, इंटरनेशनल कोई वो करिकुलम चाहिए, आप वहां से ऑनलाइन मंगा लो, वो कर लो और बच्चों को सिखा दो। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि अपॉर्चुनिटी भी इश्यू है अपॉर्चुनिटी का। नो, ग्रेट टू हियर दैट। एंड मेरा भी थॉट प्रोसेस ऐसा ही है, क्योंकि अगर जब मैं देखता हूँ कि सारी अमेरिकन कंपनीज के मोस्टली सीईओज इंडियन बन रहे हैं, वो एग्जैक्ट। क्यों बन रहे हैं? ये, इसका अगर डिग डीप करो तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इंडियन एजुकेशन का ही बेस होता है। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है तो आपको यहाँ पे कैम्ब्रिज और आईबी और ये सारे बोर्ड भी अवेलेबल है। तीसरी बात, जैसे मैंने भी अपने बेटे को एक पाइथन की बुक लाके दी थी 1-2 साल पहले, ठीक? अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल में पढ़ रहा है, रोबोटिक्स पढ़ रहा है। तो एग्जैक्टली। इट्स नॉट दैट के मतलब वो, अब वो एजुकेशन का लेवल जो पहले 10 साल 15 साल पहले था ना, पूरा रिवाइज होके कुछ अलग ही हो गया है, क्योंकि इट्स मोर टुवर्ड्स द कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो लोग करते हैं, क्योंकि मोस्टली कंप्यूटर इंजीनियर बनते हैं तो पहले से ही वो स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है।
और तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी की वजह से तो चीजें इतनी ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आजकल बच्चों में जो क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको पता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो मैं एज एन एचआर आपको बताती हूँ, जो फ्यूचर के किड्स में होनी चाहिए, वो है क्रिएटिविटी। और वो जो या क्रिएटिविटी इंडिया में डेवलप होती है ना बच्चों में, वो मेरे को लगता है कि कहीं नहीं डेवलप हो सकती। बिकॉज नॉट इंडिया, आई वुड से एशियन, नॉट इंडिया। मुझे लगता है कि कोरिया, चाइना, ये सब जो हमारे एशियन कल्चर है उसमें क्रिएटिविटी को बहुत मोटिवेट करते हैं। सो फ्यूचर में जो होगा ना, ये जो मोस्ट साउट ऑफ द स्किल है वो क्रिएटिविटी होने वाली है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एंड वी एम्फेसाइज हर कि टू बी मोर क्रिएटिव रादर देन स्टिक टू। वहां पे जैसे मेरी फ्रेंड बताती है, उसका बेटा अभी 5th ग्रेड में है एंड ही इज इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन क्यूपर्टिनो, राइट? क्यूपर्टिनो वहाँ का जो बिल्कुल बेस्ट एरिया माना जाता है। एंड 5th क्लास से उसको भी टैब दे दिया है कि टैब में वो होमवर्क करेंगे बच्चे, टैब में बच्चे वो करेंगे स्कूल वर्क, विच इज आई फील की वेरी वेरी नॉट वेरी गुड फॉर द ब्रेन ऑफ द किड्स, राइट? अगर हम अभी से उनको बच्चों को टेक्नोलॉजी में घुसा देंगे इतना ज्यादा, तो फिर बच्चे तो फ्यूचर में तो वैसे भी उनको टेक्नोलॉजी सीखनी ही है। अभी तो ये है कि उनको ऐसी चीजों में डालो ना जहाँ पे वो क्रिएटिव हो सके, जहाँ पे वो खुद का अपना इमेजिनेशन कर सकें, अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सकें। सो उस चीज की वजह से मुझे लगता है कि हाँ, मतलब आप एलिमेंट्री में आ जाओ तो आपके लिए अच्छा है, और अगर आप बाद में भी आते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए एडजस्ट होना। बट आई थिंक जितना इंडिया का जो वार्मथ है, इंडिया का जो फ्रेंडलीनेस है, आई नो like kids like literally, and even the teachers in her schools are literally welcomed her so warmly that she loves to go to school, मतलब उसको बहुत अच्छा। वाह yeah. वाह नहीं नहीं, आई 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 सेकंड दैट, बिकॉज मैं आपको बताऊं कि मेरे बेटे को ना लिखना बहुत पड़ता है। तो समहाउ शुरुआत में परेशान हुआ, लेकिन बाद में एक्चुअली में उससे बहुत कुछ चीजें डेवलप होती हैं। टैब में तो आपने कट कट कॉपी पेस्ट किया, इधर से डाला, इधर से क्रिएटिविटी नहीं। जब उसे लिखना पड़ता है तो उसे पढ़ना भी पड़ता है, पढ़ना पड़ता है तो उसको क्वेश्चंस आते हैं, वो लॉजिक पूछता है, फिर उसके बाद उसे लिखना ही है, उस लिखने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कॉपी Exactly. पेस्ट नहीं हो सकता। तो वही। एक एक ये रीजन है कि अब आप देखिए ना, 10th 12th के बाद इंजीनियरिंग में भी सब कुछ ना कंप्यूटर बेस्ड हो जाता है, असाइनमेंट बेस्ड हो जाता है, तो आपका लिखना कितना कम हो जाता है। जबकि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जैसे आज भी मुझे कुछ वीडियो बनाना हो तो मैं स्क्रिप्ट पहले लिखता हूँ, कि Yes. मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, मैं थॉट्स आ रहे हैं तो उसको लिखूंगा, फिर उसके बाद उसमें सोचूंगा अच्छा इसमें ये हाइपर हाइलाइट्स है, वो सामने लिख के उसका वीडियो बना दिया। लेकिन जब आप लिखना ही बंद कर दोगे, एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, शायद इस पर कोई बात नहीं करता, बट मैंने रियलाइज की कि आप लिखना ही बंद कर देते हो। एक टाइम में Exactly. कॉपी पेस्ट चल रहा है, इधर से पीपीटी से निकाला, इधर से निकाला, डाउनलोड किया, इधर से किया, एंड यू गिव इट एज अ आउटपुट। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब आपने जो मुझे बताया कोरोना के टाइम पे आपको लगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए। अब आप हम लोग कोरोना टाइम में जाते हैं वापस, कौन सा ऐसा टाइम था, वो ट्रिगर क्या था, वो टॉप 3 रीजन बताइए कि जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया एंड उस दिन से फिर रोल बैक करना स्टार्ट किया, मींस कि जॉब को स्विच करना या फिर टिकट बुक करना या घर बेचना, या फिर जो भी रोल बैक होता है, आप समझते हो उसमें 6 महीने 1 साल का टाइम लगता है। तो वो कब आपने डिसाइड किया, वो 3 रीजंस क्या थे, टॉप 3? अच्छा, वो जो मैं आपको बता रही हूँ वो सब हमारा इतना फास्ट हुआ कि मतलब कोई साल नहीं लगे, हमने शायद 3 मंथ्स में सब कुछ कर दिया। थ्री अच्छा। मंथ्स में वी वर लाइक कि टिकट्स भी बुक कर ली, एंड वी वर लाइक कि चलो सब सामान सेल करना शुरू करते हैं, लाइक बिकॉज सो मैं आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड की जो कंपनी थी, ही वाज इन अ वेरी गुड कंपनी फॉर 10 years, एंड ही दैट वाज अ वेरी टॉप टेक कंपनी, और उसमें वो काफी अच्छे स्टेबल थे। बट उनको ये था कि उनको एक स्टार्टअप का भी एक्सपीरियंस लेना है, तो वो 2 साल और उसमें स्पेंड करना चाहते थे। तो इसलिए मेरे को लगा कि चलो ठीक है, 2 साल और हमें यूएस में रहना पड़ेगा, बिकॉज वो वहाँ का वो देखना चाहते थे। तो वो टाइम हो गया था। और फिर आई थिंक टॉप 3 रीजंस में अगर आपको बोलूं, तो फर्स्ट तो ऑब्वियसली मुझे फैमिली का काफी लग रहा था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे सिक थे, एंड काफी सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे आपको लगता है कि आप इतनी दूर हो, आप लाइक यू आर नॉट अवेलेबल, आप इजीली नहीं कर सकते वो सब चीजें। मैं हर साल आती थी, लेकिन हर साल आने के बाद भी यू आर नॉट लाइक जिस मोमेंट पे उनको चाहिए, आप उस मोमेंट पे तो नहीं आ पाते हो ना कई बार। बिल्कुल। तो वो चीज मुझे लगता है फील होती थी। और मैंने कोविड टाइम पे जो देखा कि लोग अपने घर में अपनी पूरी फैमिली के साथ हैं, आई थिंक व्हाट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट कि आप मतलब अगर आप घर में हो, रिमोट वर्क भी कर रहे हो, आप पूरी फैमिली के साथ भी हो, आप अर्न भी कर रहे हो, सो आई एम लाइक कि दैट्स इट। मैं यहाँ पे एग्जैक्टली। हूँ, घर पे भी नहीं रह सकती, मैं फैमिली से बात भी नहीं कर सकती, मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकती, तो व्हाट इज द पॉइंट कि मैं ये जो अर्न भी कर रही हूँ, ये मनी भी जो है, ये डॉलर्स भी है, इसका क्या वैल्यू है?
सो वो चीजें मुझे काफी कोविड टाइम में फिर फील हुई। एंड सेकंड थिंग, मेरी जैसी बेटी ग्रो रही थी तो मुझे जैसे ऐसा लग रहा था कि अरे ये क्या हो रहा है, लाइक शी इज बिकमिंग अमेरिकन, एंड अमेरिकन स्टाइल में बात करना, और फिर अमेरिकन जैसे अमेरिकन चीजों में आपको मैं बताती हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि इट्स रॉन्ग, बट उनका क्या कि कल्चर क्या है, वो बहुत बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने में लगे रहते हैं, तो उनको चाहिए शुरू से बच्चे इंडिपेंडेंट बन जाए। सो वो चीज जो होता है ना, सिर्फ चक्कर में वो बच्चा फैमिली से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ही दे वांट कि वो बच्चे को ना, मतलब उसकी खुद की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तो अगर आप उसको कुछ भी बोलोगे ना बच्चे को, लाइक इवन स्कूल में भी बच्चों को कोई डांट नहीं सकता, उसको वहां पे बच्चों को आप टीचर्स जैसे यहाँ पे तो टीचर्स कितनी बुरी तरह से डांट भी देते हैं, चिल्ला भी देते हैं, वहां नहीं कर सकते वहां टीचर्स, क्योंकि उनको ये अगर वो बोलेंगे तो बच्चा अगर पलट के बोल सकता है कि नहीं, यू कैन नॉट स्कूल मी, आई कैन कॉल पुलिस, और यू आर हैरेसिंग मी और एनीथिंग लाइक दैट। सो वो चीज उसके अंदर धीरे धीरे से डेवलप हुई। देन आई वाज लाइक यार हम ऐसा रेस नहीं है कि हमें बच्चा पलट के ऐसे बोल दे कि आप मुझे कैसे बोल सकते हो, ये सब चीजें तो मुझे लगा कि यहाँ से निकलो छोटी छोटी चीजें, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत मैटर करती हैं। तो सेकंड थिंग ये मुझे लगा, आई थिंक द थर्ड थिंग आई वुड से culture and education part, I will say that major reason. And third thing I would say that मुझे लगता है कि जो एक हम लोग का फाइनेंशियली जो गोल था हम लोग का रीच करने का, क्योंकि ऐसा तो देयर इज नो एंड, आप कितना भी अर्न करते रहो पीपल, तो एक फाइनेंशियल गोल जो था वो मेरा रीच हो गया था, मेरे हस्बैंड का तो काफी पहले रीच हो गया था। तो हमें लगा कि कब इस चीज में हम क्यों लगे रहे कि मतलब इट्स अ ट्रैप, इट्स अ रैट रेस, एक्चुअली तो मुझे लगा एक्चुअली वी वांटेड टू डू समथिंग ऑफ आवर ओन। अगर हमें अपनी कंपनी भी खोलनी है तो हम इंडिया में कर सकते हैं सब चीजें। यूएस में मेरे हस्बैंड H1B पे हैं, कब ग्रीन कार्ड आएगा, क्या होगा उसके भरोसे, तो फिर हम लोग तो उसमें वो भी नहीं कुछ कर सकते। तो इसलिए मुझे लगा कि इट्स बेटर कि लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर। एंड आई नो मुझे काफी लोगों ने, मेरी डॉटर को भी काफी लोगों ने बोला कि इंडिया में तो बहुत ये होता है, तो गर्मी होती है बहुत, परेशान होते हैं बच्चे, टीचर और ये सब, लेकिन उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, टचवुड she is very well adjusted within 1 week, and within 1 month I would say she is very well adjusted. I am also adjusted, my husband is also adjusted, so hame to like this is the best decision ever. We are quite happy. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिसाइड हो गया, आगे बढ़ते हैं। आपने सिटी कैसे डिसाइड की, और कौन सी सिटी आपने चूज की, एंड हाउ यू आर लाइकिंग इट, मीन सिटी के बारे में बताइए। सिटी हम लोग का था कि नॉर्थ में तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि नॉर्थ में गर्मी बहुत रहती है ऑब्वियसली, और नॉर्थ में थोड़ा सा वो पोल्यूशन का भी इशू है। मेरे फादर इन लॉ जैसे नोएडा में थे, तो हमें लगा कि हम जहाँ भी रहेंगे उनको अपने साथ ही बुला लेंगे, तो हमें कोई इतना वो नहीं है कि वो, तो वो था। और बैंगलोर भी हम लोगों ने थोड़ा सा, क्योंकि बैंगलोर में भी वही ट्रैफिक और कुछ कुछ इश्यूज बैंगलोर के भी रहते हैं, तो हैदराबाद हमने सेलेक्ट किया। और इसका मेजर रीजन ये था कि माई ब्रदर वॉज ऑलरेडी हियर, सो मुझे था कि मेरा ब्रदर भी यहीं पर है तो फैमिली और भी क्लोज हो जाएगी, और उनके भी दोनों बच्चे हैं, और उनकी जो नीस, मेरी जो नीस है वो एग्जैक्टली मेरी बेटी की एज के, तो दे आर लाइक बॉन्डेड वेरी वेल टुगेदर। वो सब हम लोग के फैक्टर्स था। और मेरे हस्बैंड को भी था कि उनको कम जॉब तो मिल ही जाएगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनको था कि हाँ मतलब पुणे वगैरह में उनको शायद जॉब का इशू था। पुणे भी मुझे बहुत पसंद है, मैंने अपना MBA पुणे से किया है, बट पुणे में जॉब्स का थोड़ा सा वो था कि वहाँ पे इतनी स्टार्टअप्स, इतनी मल्टीनेशनल्स नहीं है, तो इस वजह से हमें लगा कि हैदराबाद इज रियली गुड, ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं है, और ये सब जो फैक्टर्स हमने कंसिडर किए कि हमें लगा कि दिस विल टर्न आउट गुड, एंड इट इज। लाइक हमें अभी जहाँ पे अभी मैं जिस टाइम आई थी उस टाइम काफी गर्मी थी, जब मैं मई में आए थे हम लोग, तो मई में काफी गर्मी थी, लेकिन मतलब आई थिंक जून जुलाई ऑनवर्ड्स इट्स रेनिंग, और फिर उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। अभी तो मुझे लगता है कि क्लाइमेट का तो कोई भी इशू नहीं है। मैं नीचे जाती हूँ, इतनी अच्छी हवा चल रही होती है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कोई गर्मी है। आई थिंक वो एरिया टू एरिया पे भी डिपेंड करता है विद इन हैदराबाद, कि अगर आप बिल्कुल ऐसे एरिया में रहो जहाँ पे ट्रीज वगैरह नहीं है, और हमारे घर में क्या है कि बिल्कुल घर के पीछे एक लेक है, तो बहुत ही ज्यादा और काफी ग्रीनरी है, तो मतलब बहुत ज्यादा वो रहता है, मतलब जो वो क्लाइमेट है बहुत ही सूदिंग रहता है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। नाइस नाइस। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा सिलिकॉन वैली का भी वेदर बहुत अच्छा है, बट वो थोड़ा कोल्डर साइड है, मॉडरेट में भी कोल्डर साइड है। ये हैदराबाद और पुणे का मॉडरेट में थोड़ा वार्मर साइड है। या तो इसमें इसमें क्या होता है, 1-2 महीने इशू आता है, 1-2 महीने के अलावा पूरी साल बहुत ही अच्छा वेदर रहता है। एग्जैक्टली, तो अप्रैल मई में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तब अप्रैल मई में सोचेंगे, तब हम कोई हिल स्टेशन चले जाएंगे। बट हाँ बाकी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मतलब इट्स कोई मुझे गर्मी नहीं लगी, एकदम भी नहीं लगी मुझे। एसी शायद हार्डली, जब हम लोग आए थे जून में 1-2 बार चलाया होगा, बाकी तो मैं एसी की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही आराम से हवा आती रहती है, और विंडोज तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ग्रेट ग्रेट। और ये वेदर वी आर ब्लेस्ड इन इंडिया के हम लोग को मिला है, नहीं तो बहुत सारी कंट्री में तो
12 के 12 महीने ही सर्दी रहती है। इनफैक्ट उनकी जो विंटर्स जो समर्स होते हैं, उसमें भी आप वो फ़ील नहीं कर पाते जो एटलीस्ट मॉडरेट वेदर की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम साइड है दोनों। सर्दियों में जैसे मैंने जैकेट पहना हुआ है अभी, राइट? हाँ, तो तो दिल्ली में रहती है सर्दी नोएडा साइड हाँ, में। तो उसी तरह की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पर अपार्टमेंट लिया या फिर आपने कोई घर लिया, कोठी ली, क्या किया? क्योंकि अपार्टमेंट में मुझे लगता है कि एक इकोसिस्टम मिलता है, तो आपने क्या चूज़ किया? नहीं, हम लोगों ने अपार्टमेंट ही चूज किया और हमारा ये था कि हमें पहले से ही पता था कि हमें किस तरह के अपार्टमेंट में जाना है, क्योंकि इंडिया में ये था कि जो कम्युनिटी होती है उसमें आपको विद इन कम्युनिटी इतने जो कहते हैं ना एमिनिटीज है वो इतनी ज्यादा है, जो कि मुझे वहां पे हुँ, बहुत अफेक्ट करती थी। मैं आधे टाइम तो क्लासेस में आधे टाइम लेके जाना हाँ, जाना उसी में मेरा टाइम वेस्ट होता था। मुझे इतना ज्यादा बोरिंग लगता था कि मतलब क्या करो, 1 घंटा बैठे रहो, वेट करो क्लासेस के लिए। सो वो सब चीजें तो इसलिए हमें था कि ऐसी कम्युनिटी में रहने जहाँ पे सारी अम्यूनिटीज हो, और फॉर्चुनेटली इस कम्युनिटी में सारी अम्यूनिटीज हैं। काफी अच्छा है, मेरी बेटी की सारी क्लासेस हम लोग कंटिन्यू कर पा रहे हैं, जो भी वो वहाँ पे करती थी इनफैक्ट यहाँ से वहां से ज्यादा ही यहाँ पे कर रही है। और सब कुछ लाइक हुँ, मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ, मतलब ड्राइविंग क्योंकि मैंने यूएस में चलाई है तो मुझे यहाँ ड्राइविंग में थोड़ा सा भी लर्न करने में टाइम हुँ, लगेगा। बट वो है तो उस वजह से भी मुझे कहीं ज्यादा लेके नहीं जा सकती, तो विद इन कम्युनिटी ही हमें इतनी क्लासेस मिल गई, इतने बाहर से इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं और वो आके सिखा के चले जाते हैं। 1 to 1 इसको कोचिंग भी हम लोग कई जगह पे प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक शी लव्स टू लव म्यूजिक, तो 1 on 1 हमें कोचिंग मिल गई इतनी अफोर्डेबल प्राइस में। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बच्चे को ग्रोथ होता है ना, वो दे कैन सी सो मेनी थिंग्स। हुँ, लाइक वहां पे वो एक ही स्पेसिफिक में आप रह सकते हो, या फिर आपको पेरेंट्स को भी बहुत एफर्ट्स मारने पड़ते हैं कि बच्चों को लेके घुमाओ हुँ, करो। तो वो चीज मुझे यहाँ पे थोड़ी इजी लगती है। हुँ। नहीं, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अ, ओके, आगे चलते हैं। तो वो जॉब सर्च का जो मैं बात कर रहा था, क्या अब आपके हस्बैंड सेम उसी कंपनी में जिसमें वहाँ पे थे, या नई जॉब स्टार्ट की उन्होंने और आपने? तो आपके दोनों का जॉब का सेटल हुआ, जो वहाँ पे वीज़ा के चलते आपको प्रॉब्लम आ रही थी? मेरा मैं आपको अपना केस बताती हूँ कि मैं वहाँ पे 2 जॉब करती थी। तो मेरी एक फुल टाइम जॉब थी और मेरी एक पार्ट टाइम जॉब थी। जो मेरी फुल टाइम हुँ, जॉब थी वो वहाँ की कंपनी में थी, तो ऑब्वियसली वो तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। मैंने वहाँ पे वो जॉब छोड़ी। पर जो मेरी पार्ट टाइम जॉब थी वो एक कंपनी है जो इंडियन बेस्ड कंपनी थी, जिसके मतलब फाउंडर्स वगैरह इंडियन है, जो वहीं सिलिकॉन वैली में है, बट कंपनी का ऑपरेशन वगैरह सब इंडिया में है। उस कंपनी में मुझे यहाँ पे उन्होंने वो फुल टाइम जॉब्स के लिए ऑफर दिया है, और मेरा जो पार्ट टाइम जो चल रहा था वो भी कंटिन्यू चल रहा है। तो मेरा तो मतलब जॉब का कोई सेट इशू नहीं रहा, मेरा पार्ट टाइम तो चल ही रहा था, और फुल टाइम के लिए उन्होंने मुझे ऑलरेडी ऑफर दे दिया है कि आप यू कैन स्टार्ट वर्किंग वेरी सून फॉर दैट। एंड मेरे हस्बैंड का था, और हस्बैंड ने भी यहाँ के जॉब ढूंढी, उन्होंने ऐसे वहां पे जॉब नहीं ढूंढी। वही हम लोगों ने एकदम बता दिया, 3 महीने में डिसाइड किया कि नहीं करना है। और इवन मतलब वहां पे उनकी कंपनी में तो ले ऑफ्स वगैरह भी चल रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मतलब उनको तुम्हारा नंबर ना आ जाए, तो ही इज लाइक आएगा तो अच्छी बात है ना, फिर तो और ही मोटिव मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ, एक्चुअली आई वाज लाइक यू शुड टेल देम कि मुझे ले ऑफ कर दो, ताकि मेरे को सीवरेज पे तुम्हें सीवरेज मिल जाएगा और हम लोग जाएंगे भी बेफालतू में किसी और का वो ले ऑफ है उस चक्कर में। बट हाँ, हाँ। नहीं वो उनका ले ऑफ उनको करना पड़ा। नहीं हुआ उनका ले-ऑफ, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हम लोग कह रहे थे कि हो जाए पर नहीं हुआ। Where he ओके। finally resigned, and he left on a very good terms with everybody. So he resigned, and यहाँ पे आने के बाद हमें 1-2 महीने सेटल होने में लगे, and then he found a job, and he is happy. It's also 3 days a week, like उनको 3 days work from home भी है, तो वो 3 days work from home भी करते हैं। और वही मुझे लोग जो बोलते हैं वर्क कल्चर और प्रेशर एंड ऑल, आई थिंक इट्स जस्ट रिलेटेबल। अब उनको ऐसी जॉब हुँ, मिल गई है जो 3 days घर से काम करते हैं, उनको प्रेशर तो मुझे लगता है कि वो झेलने की आदत ही हो गई, तभी ही इज हुँ, एबल टू मैनेज एवरीथिंग। बट मुझे तो ऐसा कोई बहुत बिग डिफरेंस नहीं लग रहा उनके हाँ। मैं आपकी इस बात पे एक बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में वो वर्क कल्चर को ज़रूर लिखते हैं कि इंडिया में अगर हम वर्क करेंगे तो वर्क कल्चर का इश्यू है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, ये जो 10 से 15 साल पहले गए थे ना, उससे अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। क्या-क्या बदला है? पहली चीज़ तो ये, पहले वर्क फ्रॉम होम और रिमोट जॉब और फुल टाइम जॉब, ये कॉन्सेप्ट नहीं थे। पहले फुल टाइम ही था सब। तो अब ये 3 तरह के ना ऑप्शंस आते हैं। मैंने भी देखा है कि 3 तरह के ऑप्शन होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शन यू वांना ऑप्ट, कि यस। हाइब्रिड करना है या फुल टाइम करना है या फुल टाइम घर पे ही रहना है। तो एक तो ये कल्चर में डिफरेंस है। दूसरा, जो यहाँ से लोग वहाँ गए, वहाँ से यहाँ आए, तो एक तरीके का ना, पहले एक ही जैसा माइंडसेट था, इंडियन माइंडसेट था।
अब क्या मिक्स है, जिसमें लोगों ने वहाँ का भी कल्चर देखा, थोड़ा रिलैक्स भी रखना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं एंड एक्टिविटीज भी करना चाहते हैं और उसमें स्पोर्ट्स भी खेलना चाहते हैं। मैंने भी देखा है कंपनीज में लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, इंडिया में ही देखा है मैंने, ऐसा नहीं कि वहीं देखा था। हाँ, नहीं बहुत। बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं और पार्टीज भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वर्क कल्चर का सब कुछ डिपेंड करता है, रिलेटेबल है कंपनी के ऊपर, किस कंपनी में हो आप, किस सिटी में हो, और ऑब्वियसली आपको, आप वर्कहोलिक हो या आपको वो एक्टिविटीज करनी भी, करने का मन भी करता है, आप खुद से ही हो तो फिर आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। राइट। एनीवे, तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ ये बताइए कि ओवरऑल हाउ यू आर फीलिंग हियर, वाज योर डिसीजन गुड, एनी रिग्रेट्स, मतलब कैसा लग रहा है, ओवरऑल बताइए। मैं तो बहुत खुश हूँ, लाइक आई वांटेड टू डू दिस फ्रॉम अ हम्म, लॉन्ग टाइम, सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। सबसे ज्यादा जिसके लिए कंसर्न था वो मेरी डॉटर के लिए था, लाइक उस वो भी इतनी ज्यादा खुश है, लाइक माय पेरेंट्स आल्सो वर शॉक कि सबसे ज्यादा उसी के लिए हम लोग को डर लग रहा था कि वो कैसे एडजस्ट करेगी, और शी इज एडजस्टेड बेटर देन ऑल ऑफ अस। लाइक आप उसको देख के बोल नहीं सकते कि वो इंडियन नहीं है, वो अमेरिकन है। पीपल इंडियन, इंडियन से भी वो ज्यादा इंडियनाइज्ड है, इतनी ज्यादा इंडियन हो चुकी है वो। सो उसको यहाँ हम्म, हैदराबाद में ये भी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे लोग सेलिब्रेशन, जो त्योहार वगैरह फेस्टिवल्स, वो इतने अच्छे ढंग से करते हैं। एक 10 दिन की जो दशहरा की उसकी छुट्टियां थी, उसको पूरे तेलंगाना में उन्होंने 10 दिन की छुट्टी कर दी कि बच्चों को हम्म, सेलिब्रेट करना है नवरात्रे एंड दशहरा। सो विच आई फील हम्म, सो गुड कि अब वो रियली मतलब पूरा स्टेट चाहता है कि तुम उस फेस्टिविटी में इन्वॉल्व हो। सो हम्म, काइंड ऑफ थिंग। देन दिवाली में भी इसकी 5 डेज की छुट्टी थी। जो दिवाली वहां पे हम मनाते थे वो इतनी फेक सी मुझे लगती थी, आर्टिफिशियल सी। तो यहाँ पे आके इतनी अच्छी से हमने प्रॉपर दिवाली मनाई एंड सारी फैमिली, इवन रक्षाबंधन, आई डोंट नो हाउ आफ्टर हाउ लॉन्ग आई सेलिब्रेटेड प्रॉपर हम्म, रक्षाबंधन माय ब्रदर्स। सो या आई मीन आई सॉ, मुझे लगता है कि मैंने उस साइड की लाइफ भी देखी, मैंने इस साइड की लाइफ भी देखी, तो मैं आई कैन बेटर जज कि क्या है मुझे चाहिए, क्या नहीं चाहिए। मैं ये हम्म, नहीं मना करती कि तो आप बाहरी कंट्री में मत जाओ, मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। यू शुड लर्न, यू शुड सी द वर्ल्ड, यू शुड ग्रो, बट जब आपको लगता है कि हाँ दिस इज इट, यू शुड कम बैक ऑल्सो। मुझे मुझे तो ये लगता है हम्म, कि बहुत लोग हैं मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानती हूँ कि उनके हस्बैंड नहीं आना चाहते, वाइफ आना चाहती है, वाइफ नहीं आना चाहती पर हस्बैंड आना चाहते हैं। वो उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। फॉर्चुनेटली इन माई केस वी बोथ वर ऑन द सेम पेज सिंस द वेरी बिगनिंग, तो वो चीज अच्छी रही। और आई मीन सो फार इट्स ऑल गुड, अभी तक तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं, हमें कोई भी ड्रॉबैक नहीं लग रहा। वी आर क्वाइट हैप्पी एंड क्वाइट लाइक सेटिस्फाइड विथ आवर डिसीजन। आई थिंक टेक अवे में आपका जो समझा, जो कि मैं भी कई बार बोल चुका हूँ कि, एंड मेरे किसी वीडियोस में मैंने कभी किसी वीडियो में ये नहीं बोला कि यू शुड नॉट गो और सबको वापस आना, नहीं। सबको कोशिश करनी चाहिए जाने की, और जो लोग वहां जाते हैं उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, सीखना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहिए यस, एंड, और आपको बेटर पर्सपेक्टिव, इंडिया से दूर जाने के बाद इंडिया की अहमियत पता चलती है, जो आपको एग्जैक्टली, इंडिया में रहते ही नहीं पता चलती। लिटरली, इंडिया में जब रहते हो तो जो फेस्टिवल आता है, अरे यार पिछले साल ही मनाया था, इसमें अलग क्या है। जब आप 10 रक्षाबंधन नहीं मनाते हो तो 11वें की वैल्यू पता चलती है। लिटरली। जब आप 10 बार दिवाली नहीं मनाते हो तो 11वें की वैल्यू वही। यही मेरा टेक अवे, जो मैं हर बार जो मैसेज, जो मेरा चैनल है, बैक बैक टू बेसिक्स, बैक टू योर रूट्स। और ये तभी रियलाइज होता है जब आप उनसे दूर होते हो, दूर होते हो तो पता चलता है कि बचा क्या। फेस्टिवल, शादियां, रिलेशनशिप सब हटा दो, तो जो बचा है ना फिल्टर, वो इट इज लाइक उसमें वैक्यूम ही है, उसमें सब कुछ वैक्यूम है और लिटरली, मेटेरियलिस्टिक है सब कुछ। यस। और अंदर से सारा खालीपन है। डॉलर्स कितना भी बढ़ते जाए, फिर वो एक टाइम के बाद बंदा उसको देखना भी बंद कर देता है कि अब क्या करूंगा इसका। तो डेफिनेटली दैट इज द टेक अवे। वन मोर हाँ। थिंग आई वुड से हरमन जी की अपॉर्चुनिटी के टर्म्स में मैं बिल्कुल बोलूंगी कि बाहरी कंट्रीज में आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। मैंने वहां पे हम्म, अमेजन में काम किया, मैंने वॉलमार्ट में काम किया, मैंने मेटा में काम किया। आई कुड नॉट कंटिन्यू इन मेटा बिकॉज मेरा ईएडी एक्सपायर हो गया, बट आई एम टेलिंग यू कि ये सब कंपनीज में मैं ये नहीं सोच सकती इंडिया में मुझे कभी भी इतना इजीली सिलेक्शन होगा। सो बाहरी हम्म, कंट्री में मुझे ये जरूर लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है। आप इजी, अगर आप रियली कैपेबल हो तो आप काफी अच्छा, मतलब वहाँ पे अर्न भी कर सकते हो, वहाँ पे एक्सपीरियंस भी ले सकते हो, एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिलता है। वो सब चीजें तो डेफिनेटली हैं बाहरी कंट्री में। सो जो लोग अगर यहाँ से जाना चाहते हैं तो ठीक है, इस मोटिव से जाएं कि हाँ वहाँ अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं वहाँ पे, लेकिन फिर वो भी है कि वहाँ पे दूसरे ड्रॉबैक्स भी, लाइक एवरीथिंग हैज प्रॉस एंड कॉन्स। सो आप उस yeah,
या उस माइंडसेट के साथ जाओ कि व्हाट आर योर प्रायोरिटीज इन लाइफ, आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर आपके लिए यही सब कुछ है कि हाँ मुझे करियर ग्रोथ ही चाहिए, मुझे एकदम वीपी और लेवल पे आगे बहुत आगे जाना है, तो फिर देन इट्स फाइन। बट अगर आपको है कि नहीं, आई हैव टू कंट्रीब्यूट टू द बैक टू द माय कंट्री और माय कम्युनिटी, और आई वांट टू बी क्लोजर टू माय फैमिली, और आई वांट माय kids to grow as a in a holistic environment, then you should think about what you at the right moment also। ऐसा नहीं कि जब बिल्कुल ही आप मतलब 20 साल बाद आप सोचो कि यार अब क्या कर सकते हैं, अब तो बच्चे भी इतने बड़े हो गए, तो वो फिर उसके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक राइट टाइम पे अगर आप राइट डिसीजन ले लो तो यू कैन डेफिनेटली कम बैक एंड यू कैन इजीली हियर सेटल हियर। बिल्कुल। एंड मैंने एक वीडियो बनाया था, एनआरआई डायलेमा वाला, और वो काफी हिट हुआ था, काफी लोगों ने देखा, 2.5 से 3 लाख शायद लोगों ने देखा। मैंने भी एंड आपने देखा, तो उसमें मैंने एक बात बोली थी कि नाउ यू मिस द बस। वो बस क्या है कि मैं एक दो लोगों को, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं जानता हूँ जिनकी वो बस मिस हो चुकी है। अब उनके जो बच्चे हैं वो खुद उनसे मुंह पे मना कर देते हैं कि हम नहीं आएंगे। वो उनको बोल देते हैं कि नहीं, इंडिया में ये प्रॉब्लम है, 10वीं प्रॉब्लम जो गिना देते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप कभी मेरी वीडियो में देखो, कोई पोल्यूशन, करप्शन एंड ऑल, ठीक। लेकिन कोई अगर आपका वीडियो देखे तो ये टेक अवे ले सकता है कि फर्स्ट, अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल हो जाते हो, सेकंड आप अच्छी सिटी चूज करते हो, और ऐसा नहीं है कि आप खर्चा भी करते हो, अच्छा अपार्टमेंट लो, अच्छी सर्विसेज लो, तो आपको जो इश्यूज हैं वो इश्यूज आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो एड्रेस हो सकते हैं, राइट। पॉल्यूशन का इशू है, मैं दिल्ली में वो एड्रेस नहीं कर सकता शायद, लेकिन वो हो रहा है, धीमे धीमे हो रहा है। लेकिन हैदराबाद में जाके मैं पॉल्यूशन का भी कर सकता हूँ, प्लस जो मेरी सर्विसेज है वो पैसा देके अच्छी जगह रह के एनआरआई एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो लाइफ भी जी सकते हैं, जो शायद पहले नहीं जी पाते अगर वो जाते नहीं तो। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। बात भी है। एंड ऐसा नहीं है कि जो जो लोग उस सोसाइटी में सारे लोग रह रहे हैं वो सारे लोग वहां से जाके आए तब रह रहे हैं, नहीं। शायद 10% ही केस आपके जैसे होंगे, 20% मैक्सिमम मैं मान के चलो। बाकी जो यहीं पे जॉब कर रहे हैं वही लोग उसमें रह रहे हैं, उसी सोसाइटी में, एंड दे आर अफोर्डिंग ऑल्सो। यस ऐसा नहीं, क्योंकि इंडिया में भी पैकेजेस उतने हैं। एग्जैक्टली। अब वो टाइम नहीं रहा जो आई थिंक पहले हम लोग को सुनते थे। आजकल तो पैकेजेस इतने अच्छे हो गए, और आई थिंक इंडिया इटसेल्फ इज ग्रोइंग सो वेल। आप सोचिए, मैं 10 साल पहले जब मैं गई थी तब मेरे को लगता है कि यूएस के प्रेसिडेंट शायद 1 या 2 बार कोई आता था। मतलब मेरे पापा के ऑफिस में एक बिल क्लिंटन आया था उस टाइम पर, इट वाज अ बिग ह्यूज न्यूज। बट अब देखिए कि हर साल ट्रम्प आ रहा है, कभी कोई बिडेन आ रहा है, लाइक इट्स सो कॉमन। कितने सारे प्रेसिडेंट बाहर, बिकॉज इंडिया जो वर्ल्ड मैप पे इतना अच्छा आज की डेट में जो हो गया है, वो लोग इंडिया को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि इंडिया इज ए टेक हब, इंडिया इज ए ग्रोइंग कंट्री, एंड इंडिया मतलब दे नो कि इंडिया इज फुल ऑफ टैलेंट, फुल ऑफ people who are very stable in their life, they are happy, they are married, they have kids also, they are doing very well in their education and professional career also। so वो सब चीजें उनको थोड़ा सा माइंड में सोचने वो करती हैं कि वाह, हाउ कम दे आर डूइंग ऑल दिस। सो मुझे लगता है कि इट्स द राइट टाइम टू बी इन इंडिया। it's in a really growing phase in India। Very well said. And having said that, I think we are in the end of podcast. तो सबसे मैं पूछता हूँ आपसे भी, मैं कि वो सवाल पूछता हूँ, कोई मैसेज आप, अगर आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, आप अपने बताना चाहती हैं मेरे व्यूअरशिप को, कोई मैसेज वाना से? आई वुड जस्ट से कि मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, आप उसको फॉलो करते बाकी मैंने सब कुछ बता ही दिया कि मेरा जो डिसीजन था, हाउ इट वाज। बट मैं इंडिया में, यूएस में भी थी तब भी आप अगर मेरा चैनल देखेंगे तो इट्स ऑल अबाउट इंडियन फूड। मुझे इंडिया का जो ये जो ट्रेडिशनल जो रेसिपीज होती है मैं वही बनाती थी। मतलब मुझे जो, और मुझे लगता है कि इंडिया में अभी जो यूट्यूब ने जो पूरा ऐसा बूम आया है कि इतने चैनल्स, लाइक मैंने कभी इंडिया में खाना नहीं बनाया था, और जब मैं वहां गई तो मुझे इस चीज को काफी अफेक्ट हुई मुझे, क्योंकि एकदम से मुझे फॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड को ऑफिस में खाना मिलता था तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ, बट आज की डेट में जो यूट्यूब चैनल है उसमें इतने ज्यादा फूड ब्लॉगर्स हैं, इतना ज्यादा मतलब लोग हेल्प कर रहे, इवन कहाँ के पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में लोग सीख रहे हैं इंडियन खाना, और हम इंडिया से भी हम लोग कहाँ के पार्ट के लोग का खाना सीख सकते हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल ग्लोबल इकोनॉमी। सो अब वो मतलब इतना सब कुछ वेल कनेक्टेड है, तो मुझे तो लगता है कि यू शुड आई मीन देयर
प्रॉस एंड कॉन्स आल्सो, थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल आल्सो कि आप एकदम ही वो ना हो कि लाइक यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द साइबर क्राइम्स एंड ऑल, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि यू नो इंडिया में जो एआई है, लाइक आई वाज रीडिंग कि कहीं एनवीडिया ने बोला है कि इंडिया इज द एआई बूम, इंडिया इज द फ्यूचर ऑफ एआई, सो वो सब चीजें मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा इंडिया में आगे 10 इयर्स में 20 इयर्स में ग्रो करेगा। डेफिनेटली, एंड मैं आपके संग एक पॉडकास्ट और करूंगा, मे बी इन 6 मंथ और 1 ईयर। वो मैं अपने हर सब्सक्राइबर के साथ करूंगा जिसका मैंने एक पॉडकास्ट लिया है, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि क्या 6 महीने 1 साल में उनका एक्सपीरियंस बदल गया, क्या वो अब वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि आते वक्त एनर्जी लेवल अलग होता है, एक्सपीरियंस धीमे धीमे पता चलता है, और कुछ लोग शायद 1-2% ऐसे होंगे वापस भी जाना चाहिए बिकॉज ऑफ एनी रीजन। तो मैं आपके साथ करूंगा और उसमें आप अपनी जर्नी शेयर करिएगा। नहीं, आपका थॉट प्रोसेस अभी भी वही है, वैसे ही एक्सपीरियंस है, ताकि जो लोग ये डिसीजन लेना चाहते हैं उनको ये हेल्प मिलेगी कि ऐसा नहीं हो वहां जाके लगे यार ये तो हमने सोचा नहीं था, ये तो ऐसा सोचा था ऐसा निकला, एंड देन दे रिग्रेट। देयर शुड बी नो रिग्रेट। तो having said that, thanks for joining my podcast, and bye bye for now. Yeah, thank you so much. And I wish everybody can make a good decision about their career, their life. And thank you for having me, Hemanji, for this podcast. Sure, thank you. Thanks.